नमस्कार भैया बहनों, आज पढ़ाने जा रहे हैं वर्ण विचार, वर्ण के प्रकार, वर्ण का उच्चारण स्थान, वर्ण से समस्त पाठ्यक्रम को इसमें हम बताने जा रहे हैं। सुनना, ये बहुत ही नीचे स्तर क्लास से लेकर के मध्य स्तर क्लास तक का विभिन्न प्रकार के सिलेबसों में मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जानकारी हम करेंगे वर्ण क्या है, वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, ध्यान से सुनिए, देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसका खंड यानी जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जैसे अ, ई, व, च, क, ख इत्यादि। तो यहाँ पर एक ध्यान देने की बातें हैं। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात इसको और तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे अ लिखा है तो अ को और नहीं तोड़ सकते हैं, ई है इसको भी नहीं तोड़ सकते हैं, व है, च है, क है, ख है, इस सबको तोड़ा नहीं जा सकता। ख में देखिए अलंत लगा है, क में अलंत लगा है, इसका मतलब और तोड़ा नहीं जा सकता, वो टुड़ा हुआ है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे वर्ण के बारे में। तो वर्ण के बारे देखने के बाद हम लोग सोचेंगे कि अब इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है, ध्वनि क्या है। ध्वनि यह भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड है। ध्वनि भाषा की आधारशिला है जिसके बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। सामान्य तौर पर उच्चारण से लेकर श्रवण तक के समय में मनुष्य अपनी वागेंद्रियों के द्वारा जो व्यक्त करता है उसे ध्वनि की संज्ञा दी जाती है। अब सभी ध्यान से सुनेंगे, पहले वर्ण, वर्ण के बाद ध्वनि। ध्वनि भाषा का लघुत्तम श्रव्य खंड है। ध्वनि भाषा की आधारशिला है जिसके बिना भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। सामान्यतः तौर पर उच्चारण से लेकर श्रवण तक के समय में मनुष्य अपने वागेंद्रिय द्वारा जो व्यक्त करता है उसे ध्वनि की संज्ञा दी जा सकती है। जैसे अ, आ, हर्षई, हर्षौ आदि सभी स्वर वर्ण और स्वर रहित व्यंजन जैसे क हलंत, च हलंत, त हलंत, त हलंत, प आदि ध्वनि के उच्चारण में भाषागत भेद नहीं होता है, ध्वनि बोलने और सुनने में आती है। इस प्रकार से हिंदी ध्वनि में और अंग्रेजी के हिंदी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होती है। आगे हम लोग देखेंगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसके और खंड और टुकड़े नहीं किया जा सकता है। ये भी बहुत सा प्रश्न, बहुत सा कंपटीशन में भी, प्रतियोगिता में भी आता है कि भाषा के सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो याद होगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, इसके और खंड नहीं किया जा सकते हैं। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। राम और गया में 4 मूल ध्वनियाँ हैं जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। देखिए, राम में क्या है? र जोड़ आ बराबर रा, म जोड़ अ बराबर म, अर्थात राम में कौन कौन सा 4 मूल ध्वनियाँ हैं? र जोड़ आ रा, म जोड़ अ म, राम। इस तरह से गया में ग जोड़ अ जोड़ य जोड़ आ, गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है। आप सभी को याद होगा, जो भाषा हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है और भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। प्रश्न यदि आएगा लिपि से क्या समझते हो, तो याद रखना भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। तो हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी है। लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसको अंग्रेजी में 52 कहेंगे। यानी अंग्रेजी के लिटरेचर में, अंग्रेजी में जो वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं, 26 होता है। 26 का 2 गुना कितना होगा बच्चे लोग? याद रखिएगा, 52। तो अंग्रेजी में ए से जेड तक 26 वर्ण होते हैं, जबकि हिंदी में हम लोगों को कुल वर्णों की संख्या 52 है। बहुत सारे विद्वानों का ये राय मत लेकर के इस पुस्तक को बनाया गया है और ये विचार आप सबों को दी जा रही है। अब हम लोग जानेंगे वर्ण क्या है, समझ में आ गया। ध्वनि क्या है, समझ में आ गया। हमारी हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी में लिखी गई है। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है।
वर्णमाला किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, उत्तर होगा वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। जैसे हिंदी में अ, आ, क, ख, ग, घ, च, छ, इस तरह से। अंग्रेजी में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, इस तरह से। अब आते हैं वर्णों के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से दो ही प्रकार के वर्ण होते हैं। एक है स्वर, जिसको अंग्रेजी में वॉयल्स कहते हैं। दूसरा व्यंजन, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी भी? दो प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन, वॉयल्स और कॉन्सोनेंट। स्वर और व्यंजन। स्वर किसको कहेंगे? वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। फिर से सुनिए प्यारे बच्चे लोग, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, स्वर कहलाता है। अर्थात जिसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेना पड़ता है, जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ ओंठ का नहीं। तो जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है, वो याद रखिएगा स्वर वर्ण है, जैसे जीभ और ओंठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या देखो, यहाँ स्वर की संख्या 16 है। हिंदी वर्णमाला में 16 है। किसी किसी किताब में आपको 13 और किसी में 11 का उच्चारण देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से 16 क्या क्या है अब यहाँ देखिए। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है? तो 16 है। अब गिनिए, अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ओ, औ, अंग, अह, विसर्ग, री, बड़ी छोटी री, बड़ी री, लिरी और बड़ी ली, छोटी ली, ये सब मिला करके कितने हो गए हैं? 16। मुख्य रूप से 13 का हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन 16 भी देखने को मिलता है जो उच्चारण करते हैं। अब स्वर के भेद। स्वर के दो भेद होते हैं, एक होता है मूल स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। ये भी प्रश्न आएगा, स्वर के कितने भेद होते हैं? तो मूल स्वर और संयुक्त स्वर दो प्रकार के हुए। अब मूल स्वर किसको कहेंगे? ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घो, ए, ओ, इसको मूल स्वर कहेंगे। ओ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षो, दीर्घो, ए, ओ, ये मूल स्वर है। और संयुक्त स्वर क्या है? ए। अब देखिए इसमें मिला हुआ है संयुक्त में, अ जोड़ ए बराबर ए और अ जोड़ ओ बराबर ओ। इस प्रकार से जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो संयुक्त कहलाते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में दूसरों की सहायता नहीं लेना पड़ता है, मूल स्वर कहलाते हैं। मूल स्वर के भेद कौन कौन सा है? मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अब देखिए यहाँ मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। हर्ष स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हम हर्ष स्वर कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में ह की ध्वनि का उच्चारण कम समय लगता है, एक झटके के साथ होता है, एक मात्रा का समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे यहाँ हर्ष स्वर 4 है, अ, आ, हर्षऊ, री। अ, आ, हर्षऊ, री, ये 4 जो है हर्ष स्वर होते हैं। अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। अब दूसरा है री की मात्रा। री जो नीचे तरफ देखते हो लिखते हैं, जैसे अमृत लिख रहे हैं, तो री कैसे नीचे घुमा हुआ है, देखिए नीचे रेप की तरफ से, तो री की रूप में लगाई जाती है तथा उच्चारण री की तरह होता है। री की जो मात्रा है उसको री नीचे की तरफ लगाते हैं और इसका उच्चारण री की तरह होता है। अब अगला हम लोग आते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर ये वे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, या तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। वैसे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो कौन कौन सा ऐसा है जिनको 2 गुना समय लगता है? आप देख लीजिए, बाकी जो बचा हुआ है अभी हम तुरंत आते हैं। इसमें से सरल शब्दों में स्वर उच्चारण में अधिक समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, और जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उसे हर्ष क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। तो कौन कौन से दीर्घ स्वर है? ये दीर्घ स्वर 7 है। आ,
दीर्घई दुर्घौ ए ऐ ओ आओ। तो फिर से मिला लीजिए, आ दीर्घई दुर्घौ ए ऐ ओ आ, ये दीर्घ स्वर हो गए। दीर्घ स्वर दो शब्दों के योग से बनते हैं। तो दीर्घ स्वर कितने शब्दों के योग से बनते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखेंगे, दो शब्दों के मेल से बनता है। कौन कौन सा दो है? अ जोड़ अ बराबर आ, देख लीजिए, अ जोड़ अ बराबर आ, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, हर्षौ जोड़ हर्षौ बराबर दुर्घौ, ए अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ ए बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ ओ बराबर औ। ये याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अ जोड़ अ बराबर आ, हर्षई जोड़ हर्षई बराबर दीर्घई, हर्षौ जोड़ हर्षौ बराबर दुर्घौ, अ जोड़ ई बराबर ए, अ जोड़ ए बराबर ए, अ जोड़ उ बराबर ओ, अ जोड़ ओ बराबर ओ। ये हो गया दीर्घ स्वर। अब हम लोग आते हैं प्लुप्त स्वर। तो वैसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, छोटे से परिभाषा याद रखिएगा। वैसे स्वर जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है मूल स्वर, वैसे स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का स्वर समय लगता है संयुक्त यानी दीर्घ स्वर, और वैसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसको प्लुप्त स्वर कहते हैं। अन्य परिभाषा, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं ओम, देखिएगा ओम ओम, तो इस सरल शब्दों में जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगेगा उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका चिन्ह एस है। प्लुप्त स्वर का चिन्ह क्या हो गया प्यारे बच्चों लोग, याद रखिएगा एस। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे सुनो, राम, ओम, इस तरह से किसी को पुकारते समय बुलाते समय इसका प्रयोग होता है। हिंदी में साधारणतः प्लुप्त का प्रयोग नहीं होता है। हिंदी में साधारणतः प्लुप्त का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर का अधिक प्रयोग हुआ है। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्रश्न आएगा, त्रिमात्रिक स्वर किसे कहा गया है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, त्रिमात्रिक स्वर जो है प्लुप्त स्वर को कहते हैं। अभी इसका वैदिक में अधिकतर प्रयोग हुआ है, संस्कृत में प्रयोग ज़्यादा होता है, हिंदी में हम लोग इसको बहुत कम करते हैं, लेकिन फिर भी उच्चारण के तौर पर इसको ध्यान देखना पड़ेगा। अंग अ विसर्ग आयोग वाह कहलाते हैं। प्रश्न आएगा, आयोग वाह किसे कहते हैं? तो ये 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों जो है सो ना जोग है ना, ना स्वर है ना व्यंजन है, दोनों का मेल है, इसलिए इसको आयोग कहते हैं। जो मिलता नहीं हो आयोग वाह कहते हैं। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहा जाता है। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। अब हम लोग आते हैं, अनुनासिक क्या है, निर्नुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है। अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक से होता है। हिंदी में जो स्वर का उच्चारण है, स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन से है, जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार से है। तो स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुनासिक मतलब एक नाक, सर, एक मुंह से, इस प्रकार से। अब देखिए, विसर्ग जो है निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग दोनों जो व्यंजन है, जिसको आयोगवाह कहा जाता है, जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र होते हैं, इनके संकेत चिन्ह इस प्रकार से है। अनुनासिक जो होता है, देख लीजिए ऊपर चंद्रबिंदु होता है, उसको अनुनासिक कहते हैं। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। अब प्रश्न आएगा, अनुनासिक का उच्चारण क्या है? नाक और मुंह, और उच्चारण में इसका लघुता रहती है, दीर्घता नहीं होती है, लघुता रहती है। जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा इत्यादि। तो ऊपर चंद्रबिंदु लगता है उसको अनुनासिक कहते हैं, और ऊपर जो केवल बिंदु लगता है उसको अनुस्वार कहते हैं। ये अनुस्वार के बाद आने वाला व्यंजन है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है। तो जैसे जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है अनुस्वार, और जिसकी ध्वनि नाक और मुंह दोनों से निकलती है वो क्या हो गया था, आपको देखे होंगे, अनुनासिक। और जो केवल नाक से निकलती है उसको कहते हैं अनुस्वार। जैसे अंगूर, अंगद, कंगन। अब है निर्नुनासिक, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं। इतने तो याद हो गया होगा बच्चे लोग। फिर से एक बार मिला लीजिए,
नाक और मुंह से उच्चारित होने वाले स्वरों को अनुनासिक कहते हैं, केवल नाक से उच्चारण होने वाले वर्णों को अनुस्वार कहते हैं, और केवल मुंह से उच्चारित किए जाने वाले सस्वर वर्णों को निरुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। इस प्रकार से अब अगला है विसर्ग। तो विसर्ग क्या है ये भी सुन लेना है। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ये व्यंजन है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफ़ी व्यवहार है, हिंदी में जब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी प्रयोग होता है, जैसे मनः कामना, पयः पान, अतः, स्वतः, दुख इत्यादि। टिप्पणी अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है ना व्यंजन है, किंतु के स्वर के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका उपयोग होता है, जैसे अंगद, रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात में आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। इसलिए इन दोनों को ध्वनियों को आयोगवाह कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, आयोगवाह किन्हें कहा गया है? अनुस्वार और विसर्ग को कहा गया है आयोगवाह। क्यों कहा गया है? यह न तो स्वर है, यह स्वर नहीं है, और व्यंजनों की तरह से यह स्वर के पूर्व नहीं बाद में आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं है। न तो ये स्वर हुए न व्यंजन हुए, इसलिए दोनों को क्या कहा गया है? आयोगवाह। आयोग का अर्थ होता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे, अर्थात जो मेल नहीं है फिर भी साथ रहता है, उसको आयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक के उच्चारण में नाक से कम समय सांस निकलती है और मुंह से अधिक, जैसे आंसू, आंत, गांव, चिड़िया इत्यादि। अनुनासिक जो हो गया जो नाक और मुंह से उच्चारण होता है, तो नाक से बहुत कम और मुंह से थोड़ा ज़्यादा। पर अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है, मुख से कम, जैसे अंक, अंश, पंच, अंग इत्यादि। अनुनासिक स्वर की विशेषता है, अर्थात अनुनासिक स्वरों पर चंद्रबिंदु लगता है, लेकिन अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूप में चंद्रबिंदु लगता है। ये तो बहुत शॉर्ट तरीका है, याद रखिए बच्चों। जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं उसमें अनुस्वार लगता है, और जो वो सरल होकर के हिंदी में प्रयुक्त होता है जिसको तद्भव शब्द कहते हैं उस पर चंद्रबिंदु लगता है। जैसे अंगुष्ठ, अंगुष्ठ शब्द संस्कृत शब्द है, तत्सम शब्द है, उसमें अनुस्वार लगा है, लेकिन जब उसी का सरल होकर के हिंदी में प्रयोग हुआ है, तद्भव हुआ है, उसमें अंगूठा। तो अंगूठा शब्द हिंदी का है और अंगुष्ठ शब्द तत्सम का है, संस्कृत का है। दंत, ये देखिए तत्सम है, लेकिन वो जब सरल होकर तद्भव बना तो दांत। अंत, अंत से आंत। तो अब हम लोग आते हैं जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। देखिए यहाँ पर व्यंजन लिखा हुआ है। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? कॉन्सोनेंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंसोनेंट। तो कंसोनेंट का हिंदी होता है व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। क, ख, ग, घ, च, छ, ट, थ, प, फ इत्यादि जो है ये। तो क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे क जोड़ अ, क हो गया, ख जोड़ अ, ख हो गया, प जोड़ अ, प हो गया। व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु मुख में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। दोनों तो समझ में आ गया होगा। जिन वर्णों को उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है व्यंजन, और जिन वर्ण जो है सो स्वतंत्र रहते हैं, किसी पर आश्रित नहीं होता है, वो स्वर वर्ण होते हैं। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या यहाँ 33 दिखाई गई है, देख लीजिए आप लोग। तो इस प्रकार से अब कहेगा कि अर्ध स्वर कौन कौन से हैं हिंदी में, तो य और व को अर्ध स्वर कहा गया है। जैसे अंग्रेजी में वाई और डब्लू जो होता है, डब्लू और वाई, इसको सेमी वॉयल्स कहते हैं। इस प्रकार से हिंदी में अर्ध स्वरों की संख्या 2 है, य और व। व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और है ऊष्म व्यंजन। तो फिर से देखिएगा व्यंजनों के प्रकार कितने हैं? 3 हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन।
अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीव मुख के किसी न किसी भाग को छू जाता है, टच कर जाता है, उसको हम लोग अस्पर्श कहेंगे। अस्पर्श मतलब छू जाना। तो जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख के कोई न कोई अंग को जीव मुख के किसी भाग को छू जाता है, जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, दांत आदि, अथवा होठ का स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ स्थानों को स्पर्श से बोले जाते हैं, इन्हीं से इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा है, अब देखिए। इन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान की अलग अलग एकता लिए हुए वर्गों में विभक्त है। ये 25 जो है व्यंजन होते हैं, क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ मूर्धन त थ द द दंत न प प व म। क वर्ग से प वर्ग तक 5 जो वर्ग है, 5 × 5 यानी 25। ये 25 व्यंजन जो होते हैं स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग में देखिए क से लेकर के अंग तक कंठ का स्पर्श करते हैं। च वर्ग में जो होता है च छ ज झ ञ, ये तालु का स्पर्श करते हैं। ट वर्ग जो होता है ट ठ ड ढ मूर्धन अड़ अढ़, ये दोनों मूर्धा का स्पर्श करते हैं। अगला है त वर्ग, त थ द ध दंतन, ये दांतों का स्पर्श करते हैं। प वर्ग है प फ ब भ म, ये ओठों का स्पर्श करते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंत का अर्थ होता है भीतर, उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंत मध्य, बीच, अस्थ अर्थात मध्य में जो स्थित है। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वर तथा व्यंजन के मध्य का सा होता है। उच्चारण के समय जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, इसलिए इसको अंतस्थ कहा गया है। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओष्ठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। अतः ये चारों अंतस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। देखिए अर्ध स्वर कौन कौन से हो गए, य, र, ल, व, ये अर्ध स्वर होते हैं। उष्म व्यंजन आगे, उष्म का अर्थ होता है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा मुख के विभिन्न भागों से टकराए और श्वास में गर्मी पैदा कर दे, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसा कि नाम ऊष्म, ऊष्म मतलब ही गर्म होता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण के समय मुख जो है सो मुख से गर्म हवा निकलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ कर खा करके ऊष्मा पैदा करती है, यानी उस उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलती है। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण का एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म व्यंजन से होता है। ये भी 4 व्यंजन होते हैं। जनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण के अंगों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार से है। कंठीय, गले से जो है क, ख, ग, घ, अंग। तालुव्य, कठोर तालु से है च, छ, ज, झ, ञ, य और तलवस। मूर्धन्य, कठोर तालु के अगले भाग से होता है ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन्य अड़, ढ, मूर्धन्य स। दांत से है त, थ, द, ध, दंतना और वतय से दांतों के मूल से है स, ज, र, ल और औष्ठ ये दोनों से है प, फ, ब, भ, म। इसके बाद दंतोष्ठ जो है निचले ओठ और ऊपरी दांतों से व और फ है, इसको दंतोष्ठ कहते हैं। ओष्ठ से केवल क्या है प, फ, ब, भ, म, ओठ से दोनों ओठों से, और निचले ओठ और ऊपरी दांतों से सट करके दांतोष्ठ होता है। वो अच्छन कौन कौन से है, वो और फ। स्वर यंत्र से ह है, स्वर यंत्र से ह है और श्वान वायु, वायुवन की मात्रा आधार पर वर्णभेद हम लोग देखेंगे। अगले भाग वीडियो का जो अगले भाग हम लोग बनेंगे पढ़ेंगे, उस पर से श्वान यानी प्राणवायु की मात्रा के आधार पर वर्णभेद को देखेंगे। इसके पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग और एक बार देख लेते हैं। जो वर्णों का है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो उच्चारण स्थान देखें यहाँ पर दिया गया है। कंठ का जो है अ, आ, क वर्ग ह और विसर्ग है। हर्षय दीर्घई च वर्ग य और तालवस तालु से है। री, ट वर्ग र और मूर्धन्य स अड़ और ढ, ये मूर्धा से है जिसको मूर्धन्य कहते हैं। त वर्ग ल और दंत स जो है दांत से है, दंत कहते हैं। और इसके बाद आपका है हर्षो दीर्घ और प वर्ग औष है, औष्ठीय होता है। अब जितने भी पंचम वर्ण है जिसको अंग, य, मूर्धन, दंतना, दंतना और म, ये नासिका है।
इसको अनुनासिक कहते हैं। ए अ जोड़ ई और ए कंठ तालु, कंठ तालव्य है। ओ अ जोड़ उ और अ जोड़ ओ कंठोष्ठ है, कंठोष्ठ। व दंतोष्ठ है। हच्छा क जोड़ मूर्धन्य स, ये मूर्धा है, इसको कंठ मूर्धन्य कहते हैं। त्र त जोड़ र दंत मूर्धा है, दंत मूर्धन्य कहलाते हैं। ज्ञ जो जोड़ इया तालु जोड़ तालु से उच्चारित होता है, तालव भी कहलाता है। स्रह स जोड़ र, ये हो गया तालु मूर्धन्य। तो प्यारे बच्चे, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ऐसे इसका चित्र के द्वारा भी समझने की कोशिश कीजिएगा। और बहुत खुशी है, अगर आप लोग को अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और एक दूसरे को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।